फ्रेंड्स, कई सारे लोग अक्सर ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और दोनों को एक समझने की गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीएस क्या है, ईपीएस में कितने प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है और कितना हिस्सा ईपीएस अकाउंट में जाता है यानी पेंशन खाते में। और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आप ईपीएस अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं और पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए हमको किन बातों को जानना ज़रूरी है। और हम इस वीडियो में ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी जानने वाले हैं और ईपीएस के तहत आपको कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है और ईपीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी जानेंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, ईपीएफ और ईपीएस दोनों ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा मैनेज की जाने वाली रिटायरमेंट स्कीमें हैं। ईपीएफ का मतलब है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और ईपीएस का मतलब है कर्मचारी पेंशन फंड। ईपीएफ में कर्मचारी और उसकी कंपनी हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं, जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होता है। कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में जमा होता है, वहीं कंपनी के हिस्से को दो अलग अलग टुकड़ों में जमा किया जाता है। पहला 3.67% ईपीएफ खाते में जमा होता है और बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में यानी ईपीएस में जमा होता है। ईपीएफ खाते में जमा हुए पैसों को एम्प्लॉय अपनी ज़रूरत के अनुसार एडवांस के रूप में या पूरी तरीके से भी निकाल सकता है। ईपीएफ में जमा हुए पैसों पर वर्तमान में 8.3% का ब्याज भी मिलता है। ईपीएस में जमा हुए पैसों को कर्मचारी निकाल नहीं सकता। ईपीएस में जमा हुए पैसों का लाभ कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। ईपीएस के तहत पेंशन की राशि कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। जैसे कि आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए, आपने 10 वर्ष तक की नौकरी की हो, आपने 58 वर्ष की एज को पूरा कर लिया हो, तो आप बड़े ही आसानी से इस स्कीम का लाभ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ के बारे में। ईपीएफओ के सभी योग्य सदस्य अपनी उम्र के मुताबिक पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं जब वे पेंशन निकालना शुरू करते हैं। पेंशन राशि अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। नंबर 1, 58 साल की आयु में रिटायर होने पर पेंशन। कोई भी एम्प्लॉय 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है। हालांकि 58 वर्ष की उम्र का होने तक सदस्य ने 10 साल की नौकरी की हो तो वह बड़े ही आसानी से पेंशन का अमाउंट पा सकता है। नंबर 2, मंथली पेंशन के लिए योग्य होने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन। यदि कोई एम्प्लॉय 58 साल की उम्र से पहले 10 वर्षों तक नौकरी नहीं कर पाता है तो वह 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है। ध्यान रहे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 3, नौकरी करने के दौरान पूरी तरह से विकलांग होने पर पेंशन। यदि ईपीएफओ का कोई भी सदस्य पूरी तरीके से विकलांग हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि भी पूरी नहीं की है, तब भी वह मंथली पेंशन का हकदार है। पेंशन के लिए योग्य होने के लिए उसकी कंपनी को कम से कम 1 महीने के लिए उसके ईपीएस अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे। कर्मचारी विकलांग होने की तारीख से मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है और जिंदगी भर के लिए उसे पेंशन मिलती है। हालांकि ये चेक करने के लिए कि एम्प्लॉय वह नौकरी नहीं कर सकता है जो वह विकलांग होने से पहले कर रहा था, तब इसमें कर्मचारी का मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है। नंबर 4, कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पेंशन। कर्मचारी का परिवार निम्नलिखित मामलों में पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है, जैसे कि नौकरी करते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर और कंपनी द्वारा कम से कम 1 महीने उस कर्मचारी के ईपीएस अकाउंट में पैसे जमा हुए हो। कर्मचारी ने 10 साल की नौकरी कर ली है पर वह 58 वर्ष की उम्र होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, तब भी परिवारजनों को इस स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा, बशर्ते एम्प्लॉय ने अपना नॉमिनी ऐड करके जरूर रखा हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। ईपीएस के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं,
जैसे कि विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन। ये पेंशन ईपीएफ एम्प्लॉय के सदस्यों को दी जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप घर बैठे ही बड़े ही आसानी से अपना पेंशन बैलेंस भी जान सकते हैं। एम्प्लॉय अपनी कर्मचारी पेंशन योजना अकाउंट में जमा राशि को ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। पासबुक का अंतिम कॉलम हर महीने कंपनी द्वारा जमा किए गए ईपीएस योगदान को दर्शाता है। ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कर्मचारी पेंशन योजना अकाउंट में किए गए सभी योगदान केवल कंपनी द्वारा ही किए जाने चाहिए। कंपनी ईपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 8.33% का योगदान करती है। कंपनी को हर महीने के आखिरी 15 दिनों के भीतर अपना योगदान देना होता है। कंपनी को उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सीधे या ठेकेदार के माध्यम से योगदान करना पड़ता है। पेंशन के फायदे प्राप्त करने के लिए योग्य न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल होती है। यदि आपने 10 वर्ष से कम और 6 महीने से अधिक समय तक नौकरी की है, तो आप 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर अपनी पूरी ईपीएस राशि निकाल सकते हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष तय की गई है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि कई सारे पीएफ मेंबर्स के माइंड में जरूर चलते रहते होंगे। जैसे कि मुझे ईपीएस अकाउंट नंबर कहाँ से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ईपीएफ अकाउंट की मेंबर आईडी ईपीएस अकाउंट की आईडी के रूप में ही कार्य करती है। आपका ईपीएफ तथा ईपीएस योगदान एक ही मेंबर आईडी के तहत जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ को हर महीने विधवा पेंशन मिलती है। क्या मैं भी किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर सकता हूँ? अगर कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी विधवा पत्नी को ईपीएस विधवा पेंशन मिलेगी। साथ ही कर्मचारी की जीवित बच्चे भी हर महीने बाल पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम 2 बच्चे 24 वर्ष तक की उम्र तक हर महीने विधवा पेंशन का 25% बाल पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे माता पिता दोनों का निधन हो गया है। क्या मैं मंथली पेंशन का हकदार हूँ? जितनी पेंशन राशि का भुगतान आपके माता पिता को किया गया होगा, उसकी 75% पेंशन राशि आपको अनाथ पेंशन के रूप में मिलेगी। नेक्स्ट, मेरी पेंशन राशि ट्रांसफर होने के बाद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ईपीएफ पासबुक में ईपीएफ ट्रांसफर राशि दिखाई दे रही है। क्या मेरे ईपीएफ को भी ट्रांसफर कर दिया गया है? ट्रांसफर के लिए आवेदन करने पर पेंशन राशि को ईपीएफ फंड के साथ नए अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पासबुक में राशि जीरो नजर आती है, लेकिन ईपीएफ ऑफिस के डेटाबेस में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, ईपीएस नॉमिनेशन क्या है? क्या मैं अपना ईपीएस नॉमिनेशन बदल सकता हूँ? ईपीएस नॉमिनेशन में वह व्यक्ति जो ईपीएस अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर ईपीएफ पेंशन अकाउंट से आय प्राप्त करेगा। हाँ, नियमों के अनुसार आप अपना नॉमिनी बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नॉमिनेशन व्यक्ति कर्मचारी के परिवार का सदस्य होना चाहिए। हालांकि यदि कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।